आजकल जो पुलिस वाले हैं, मतलब स्पेशली अगर हम यूपी में अगर हम देखते हैं, हम्म। तो पुलिस वाले जो 151 की कार्रवाई कर रहे हैं, या आज के कानून के हिसाब से देखा जाए जो 170 की कार्रवाई कर रहे हम्म। हैं, स्पेशली ये काम यूपी में होता है। और यूपी में मैं अगर बात करूं तो जैसे गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, हम्म। या यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट में कार्रवाई होती है जहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम है। हम्म। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 170 की नए कानून के हिसाब से या 151 की पुराने सीआरपीसी के हिसाब से जो कार्रवाई हो रही है, ये कहाँ तक वैध है? देखिए जीतू सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। हम्म। जब हम छोटे थे तो हम लोग जब बॉलीवुड की पिक्चरें देखा करते थे, हम्म। तो उसमें सबसे ज़्यादा हमने जो शब्द सुना होगा पुलिस के लिए जो इस्तेमाल होता था, पुलिस कमिश्नर। हम्म। कि कमिश्नर साहब आ गए, कमिश्नर साहब से शिकायत कर दो, कमिश्नर साहब कहाँ हैं, जिम्मेदारी कौन लेगा, पुलिस कमिश्नर कहाँ है। तो हमने अधिकतर कमिश्नर वर्ड का इस्तेमाल बॉलीवुड में भी सबसे ज़्यादा सुना है। हम्म। एसएसपी, एसपी का इस्तेमाल हमने ना के बराबर सुना है। पहली बार अगर मेरे होश में अगर मैं कहूँ तो एसपी साहब का इस्तेमाल हमने गंगा जल में देखा था, जब अजय देवगन के लिए बार बार एसपी साहब की बात हो रही थी। हम्म। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कमिश्नरेट सिस्टम होता क्या है। हमारे कानून में एक नियम है कि जहाँ किसी जिले की हम्म। 10 लाख से ज़्यादा आबादी हो गई, हम्म। तो वहाँ पे कमिश्नरेट प्रणाली को लागू कर देना चाहिए। हम्म। पुणे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी, वहाँ पे भी लागू होने की बात हुई थी। वहाँ का लागू हुआ कि नहीं मैं इसमें यकीन से नहीं कह सकता, पर उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद में, नोएडा में, कानपुर में, प्रयागराज में, इन कई जगहों पे कमिश्नरेट प्रणाली का हमने सुचारू रूप से प्रबंधन स्टार्ट कर दिया है। अब होता क्या है, जब कमिश्नरेट प्रणाली नहीं थी तो हमारे यहाँ पे अगर आप पुलिस की हियरार्की को देखें तो सबसे पहले एक कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल के ऊपर हेड कांस्टेबल होता है, फिर उसके ऊपर एएसआई होता है, एएसआई के ऊपर एसआई होता है, एसआई के ऊपर एसएचओ होता है थाना स्तर पे। जब हम थाना स्तर के ऊपर चलते हैं तो एक सर्कल ऑफिसर होता है जिसे हम सीओ साहब कहते हैं, हम्म। जो कि कमिश्नरेट प्रणाली जहाँ पे नहीं है तो वो जो रैंक होती है वो पीपीएस अधिकतर उनको बनाया जाता है। सीओ साहब मतलब दिल्ली के एसीपी? हाँ, दिल्ली के आप एसीपी दिल्ली कह में। सकते हो। जहाँ पे कमिश्नरेट प्रणाली है तो वहाँ पे हम उन्हें एसीपी कहते हैं, और जहाँ पे कमिश्नरेट प्रणाली नहीं है वहाँ पे वो डीएसपी का ओहदा आ जाता है। हम्म। ठीक है। तो अब होता क्या है कि सीओ हो गए, और सीओ के ऊपर होते हैं जिले के भारसाधक अधिकारी, तो उन्हें हम एसएसपी कहते हैं। अच्छा, जहाँ देहात का एरिया है तो वहाँ पे वो जिला एसपी साहब संभालते हैं। जहाँ पे जिला बड़ा है या अर्बन सिटीज़ हैं तो वहाँ पे ये प्रभार एसएसपी को दिया जाता है ज़्यादातर। फिर उसके ऊपर डीआईजी आ जाते हैं। ठीक है। जिले से ऊपर की बात करें तो डीआईजी साहब आ जाते हैं कमिश्नरेट प्रणाली में। लेकिन अब समस्या क्या है कि जब कमिश्नरेट प्रणाली नहीं थी तो एसएसपी जिले का मालिक होता है पुलिस में। जो भी लॉ एंड ऑर्डर की एनफोर्समेंट होगी जो पुलिस की, वो जिम्मेदारी एसएसपी संभालेगा। लेकिन कमिश्नरेट प्रणाली में एक पर्सन और होता है जिसे हम आईएएस कहते हैं, डीएम साहब। अगर एसएसपी साहब को या जिले के एसपी साहब को कोई भी लॉ एंड ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है तो उसकी परमिशन उन्हें डीएम साहब से लेनी पड़ती थी। हम्म। जिला जो डीएम होता है वो कलेक्टर भी होता है और अपने आप में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होता है, क्योंकि वो रेवेन्यू को कभी काम देखता है तो उसे हम कलेक्टर कह देते हैं। और जब वही एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स को देख रहे हैं तो उस समय पे वो मजिस्ट्रियल पावर भी रखते हैं। तो जब भी कभी लॉ एंड ऑर्डर की एनफोर्समेंट अगर जिले में हमें सुचारू रूप से करानी होती थी तो एसएसपी साहब को, एसपी साहब को डीएम की परमिशन लेनी होती थी। अब समस्या क्या आ रही है कि आईपीएस और आईएएस का जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ऑलमोस्ट ये इक्विवेलेंट ही पेपर होता है। एक दो नंबर से ऊपर नीचे होकर ये आईएएस या आईपीएस में शिफ्टिंग हो जाती है, और कई बार फ्रीक्वेंटली खुद भी पूछ लिया जाता है कि आप क्या चॉइस करना चाहते हो। हम्म। तो पुलिस के साथ दिक्कत ये है कि वो आईएएस के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने में उन्हें दिक्कत होती थी। वो चाहते थे कि भाई हम किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से ऑर्डर क्यों लें, हमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएट करना है या हमें काबू करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो उनका विवेक अधिकार है, वो पुलिसिंग को नहीं जानते हैं, तो शायद कई बार उनके तरफ से लैक हो जाता है, ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट का मानना था। और कई समय से ये चर्चा उत्तर प्रदेश में चली आ रही थी कि कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया जाए। हम्म। हमारी जो नई सरकार है उन्होंने इस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू कर दिया। कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद जो डीएम साहब के पास में जो पावर थी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, जिससे वो लॉ एंड ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की पावर रखते थे, वो शिफ्ट होके हमारे कमिश्नर के पास आ जाती है। कमिश्नर माने डीआईजी रैंक के पास में, तो वो कमिश्नरेट मान लिया जाता है। अब कमिश्नरेट में लॉ एंड ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है तो उन्हें किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कमिश्नर खुद ही धारा 144 जो कभी डीएम साहब लगाया करते थे, या शांति भंग हो रही है 151 का प्रिवेंटिव अरेस्ट करना है, तो वो जो डीएम से परमिशन ली जाती थी अब वो सीधा अपने कमिश्नर से ही परमिशन लेके लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स कर सकते हैं।
ऐसा इसलिए किया गया कि जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा की आबादी है तो वहाँ पे लॉ एंड एनफोर्समेंट जो है वो और सुचारू रूप से चल पाए। हम्म, लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि क्या ये सही में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद में सुचारू रूप से चल रहा है। दिल्ली में तो बहुत पुराने स्तर से, मुंबई में बहुत पुराने स्तर से, बहुत पुराने टाइम से कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। यूपी में नया नया लागू हुआ है। समस्या ये आ रही है कि हमारी जो पुलिस है वो अभी ट्रेंड नहीं है कमिश्नरेट पुलिस के लिए। एक तो पहली उत्तर प्रदेश की पुलिस स्पेशली यूपी की Violence- पुलिस ट्रेंड नहीं है, हाँ, आप ये ठीक कह है। सकते हो। यूपी पुलिस वॉयलेंट पहले से ही, कई आप देखते होंगे कि झूठे केस लिखना, झूठे मुकदमे लिख देना या मनमार्जी तरीके से एफआईआर को मैनिपुलेट करने के उन पे इल्ज़ाम लगते आए हैं। पुलिस अपनी छवि बदल रही है, लेकिन जब से कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है, मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, योगेश जी, आपको नहीं लगता है कितना बड़ा जिला है यूपी, अपने आप में एक बहुत बड़ा जिला है, और उसको मेंटेन करने के लिए क्या है कमिश्नरेट सिस्टम ठीक है? क्योंकि उनका थोड़ा सख्त होना भी ठीक है नहीं, पुलिस बात- वालों का। बात- हम जब बात करते हैं पुलिस वालों की, वो ज़्यादा रूडली हैं पब्लिक के साथ या उनका बिहेवियर ऐसा है, तो इतने जिले के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, वहाँ पे क्राइम को कंट्रोल करना, तो क्या ये ठीक है? नहीं, देखिए, हम खाली उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इस कमिश्नरेट सिस्टम को नहीं देख सकते। दिल्ली में भी लागू है, मुंबई में भी लागू है। फ़र्क इतना है कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं या नोटिफिकेशंस होती हैं ह्यूमन राइट्स को लेके, या थाने को कुछ नोटिफिकेशंस जो जारी होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। मैं 100% नहीं कहूँगा तो 90% तक उनका एग्जीक्यूशन होता है। जैसे थाने में एक हेल्प डेस्क होना चाहिए, थाने में सीसीटीवी कैमरेस लगा होने चाहिए। अगर किसी की कंप्लेंट आई है तो उस पर एक डीडी नंबर तुरंत इंस्टेंट थाने से आपको मिल जाता है, फिर उसमें एक आईओ अपॉइंट हो जाता है नेचुरली तरीके से। यूपी में ये सब चीज़ें भी, भाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस तो वहाँ भी लागू होती है, पर आप जनरली अगर यूपी में वहाँ किसी तो भी मिलना असंभव है। थाने में जाओगे तो वहाँ कहीं पे भी सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे, लगे हैं तो वो चालू नहीं है, और पुलिस अपनी मनमानी करती है। कमिश्नरेट सिस्टम में अब मैं आपको यहाँ तक बता दूँ कि यहाँ तक चल रहा है कि मैं अगर आपको एक किस्सा बताऊँ, एक हस्बैंड था, हस्बैंड के खिलाफ में पत्नी ने शिकायत लिखवाई थाने में जाके कि मेरे साथ मारपीट हुई, मेरे साथ में गाली गलौज करी गई और मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। जबकि पत्नी 1 साल पहले ही घर छोड़ के चली गई थी, 1 साल बाद वो शिकायत कर रही है। अधिकतर कई बार लड़कियों को 1 साल 2 साल बाद ही याद आता है कि मेरे पत्नी किसने मेरे साथ मारपीट किया और मेरे को खाने को नहीं मिल रहा और मुझे घर से निकाल दिया गया। बिल्कुल। पुलिस का काम है जांच करना। पुलिस के पास वो एप्लीकेशन गई, गाजियाबाद का ये मैटर है। पुलिस ने क्या किया, उस लड़के को फ़ोन करके नोएडा से बुलाया, वो नोएडा में जॉब करता था। नोएडा से उसे कॉल आया कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, आपके खिलाफ आपकी पत्नी ने शिकायत दी है। वो बेचारा नोएडा से थाने आया, थाने में उसको बिठाया गया, सामने उसकी पत्नी बैठी थी। पुलिस ने उनसे कहा कि आप आपस में समझौता कर लो, जो भी करना है। तो लड़के ने मना कर दिया कि मैं क्या समझौता करूंगा, ये अपनी मर्जी से घर छोड़ के चली गई थी, मैं इस बात पे क्या समझौता करूंगा। बच्चे भी इसी के पास हैं, मैं बच्चों को कहता हूँ मेरे से मिलवा दे, तो मेरे को उल्टा धमकी देती है कि अगर बच्चों को हमारे से मांगोगे तो मैं झूठी शिकायत कर दूंगी, और इस वजह से यहाँ पे मुकदमा बाजी में फंसे हुए हैं। जब उनका समझौता नहीं हुआ तो पुलिस ने उसका 151 का चालान कर दिया, बैठे बैठे थाने में। वो लड़का थाने में बैठा हुआ है, पुलिस ने घटना लिखी कि नहीं, 151 तो एक सेपरेट चीज होती है। हाँ, और वाइफ की कंप्लेन अलग चीज है। हाँ। उस वाइफ की कंप्लेन पे 151 शांति भंग कैसे होगी? मैं बताता हूँ, आजकल पुलिस क्या है, मोरल पुलिसिंग भी कर रही है। जब से अरनेश कुमार की गाइडलाइन आई कि 7 साल तक की सजा के प्रावधान में गिरफ्तारी नहीं हो सकती, थाने से ही जमानत देनी होती है। लोग भी अब लॉस के बारे में सजग हो गए हैं, लोगों को अब जानकारी भी हो गई है, तो पुलिस अब गिरफ्तार नहीं कर पा रही। पुलिस अगर किसी एक पार्टी को सेटिस्फाई करना चाह रही है तो 151 जो आज की डेट में 170 की कार्रवाई होगी, उसका ब्लंटेड मिसयूज़ कर रही है। अगर किसी पार्टी ने कह दिया कि मैं इसको जेल में देखना चाहती हूँ, तो पुलिस के पास में 7 साल तक की सजा के प्रावधान में और कोई विकल्प रह नहीं जाता जेल भेजने का, तो वो सबसे पहले इसी धारा का इस्तेमाल करती है। अब इसमें धांधली क्या चल रही है कि सबसे पहले तो पुलिस 151 लिखती है, पर्सन उस जगह पे था या नहीं था, एक सेट फॉर्मेट है, उसमें लिखा जाता है कि हम गश्त करने गए थे, मैं हम राही के साथ, और घटना के समय पे देखा कि एक आदमी किसी चीज़ को परेशान कर रहा है, हमने उसे रोकने की कोशिश करी, और भविष्य में कोई ये संज्ञेय अपराध कारित कर सकता था, इसकी आशंका थी, तो इसलिए हम इसका मौके पे चालान कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हर जगह पे पुलिस अपने आप पहुंच जाती है और वो वहाँ पे देख लेती है कि ये अपराध करने की कोई कोशिश कर रहा है, और पुलिस उसे समझाती वो जाती है, और हमेशा वो आदमी नहीं समझता है और पुलिस उसे थाने में ला के चालान कर देती है, क्योंकि संज्ञेय अपराध के होने की संभावना बन जाती है। इस तरीके से इस्तेमाल करते हुए 151 की कार्रवाई करते हैं। उसके बाद भी सबसे बड़ी बात क्या है, चलो 151 की कार्रवाई हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 151 होने के बाद में, 170 की कार्रवाई होने के बाद में
पुलिस को क्या करना होता है, उसे 24 घंटे से ज़्यादा आप रख नहीं सकते थाने में, तो वो अपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पेश करते हैं। पहले एसडीएम या डीएम के पास में पेशी होती थी, तहसीलों में एसडीएम के पास ही पेशी होती है, तो वो कॉग्निजेंस लेते थे, क्योंकि वो एक जुडिशियल ऑफिसर की तरह उनका एक लेवल होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर्स हैं, तो वो उससे सवाल जवाब करके उन्हें सिर्फ 116 का नोटिस देके छोड़ देते थे, जो आज की डेट में 135 की कार्रवाई बोलते हैं। नोटिस देते थे और उस कहते थे कि यहाँ पे मुचलका भरो, शांति बनाए रखोगे, 6 महीने यहाँ पे आके साइन करना, और कोई दोबारा से कोई संज्ञा अपराध करने की कोशिश नहीं करोगे, ये आप हमारे यहाँ पे पर्सनल बॉन्ड में गारंटी दे के जाओगे। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अब उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ क्या चल रहा है, जैसे 51 का चलान हुआ, 170 की कार्रवाई पूरी हुई, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हमारे यहाँ पे एसीबी साहब होते हैं, जो उस जिले के एसीबी साहब हैं, उनके पास में कोर्ट में मामला जाता है। पुलिस की एक टाइमिंग है, चाहे रात को पकड़े चाहे सुबह पकड़े, उनकी हाजिरी 2:30 बजे दोपहर के 3 बजे लगाई जाती है। ऐसा क्यों? ये इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अच्छा, ठीक है, कि 2:30-3 बजे ये लेके जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि अगर इनसे पूछो क्या बात है तो जी एसीबी साहब राउंड पे हैं, एसीबी साहब बाहर गए हैं, तो इनकी जनरली कोर्ट लगने का जो टाइम है जिसमें ये बेल सुनते हैं, 151 की कार्रवाई सुनते हैं, ये 2:30 बजे और 3 बजे के आसपास में इनका नंबर लगता तो है। वहां से तो फिर ये बिल तुरंत हैंड टू हैंड हो जाती होगी। होनी चाहिए, हाँ, पर जनरली लॉ तो यही है कि तुरंत हो लॉ जानी तो चाहिए। भाई, क्योंकि ये प्रिवेंटिव अरेस्ट है, उसने कोई क्राइम किया नहीं है, और अगर वो अपना बॉन्ड दे देता है कि मैं आगे से शांति बनाए रखूंगा, तो बेल हो जानी चाहिए। जनरली क्या होता है, जब हम 2:30-3 बजे वहाँ पे पहुँचते हैं एसीबी साहब के कोर्ट में, वहाँ पे कोर्ट में एसीबी साहब होते ही नहीं है, मजिस्ट्रेट साहब कभी भी वहाँ बैठे नहीं मिलेंगे। आप बेल बॉन्ड भर देते हो, बेल बॉन्ड लेके आप वहाँ पे खड़े रहते हो, वहाँ का जो स्टाफ है वो आपको साफ कहता है कि सर इसे विड्रॉ कर लो, हम्म, क्योंकि वो इंटरनली बता देते हैं सर खारिजी होगी। हम्म, ठीक है, या फिर अगर हम अलाउड कर भी देंगे तो हम आपकी बेल नहीं होने देंगे, क्योंकि 14 दिन वेरिफिकेशन में आपको फंसा देंगे, तब भी नहीं होगी। तो बेटर ये है कि सर ऊपर से आदेश है, ऊपर से दबाव आया है, आज इसे जेल जाने दो। 2 स्पेशली उन बजे, केसेस में जहाँ ऊपर से इनके पास हाँ, दबाव ऊपर आता से है कि जब, इसको हमें हाँ, जेल में जिसे देखना है, जेल, जो आप हाँ, बता रहे हाँ, थे। जिसे जेल में देखना है, उस दिन बेल पेपर आप लेके भी खड़े होंगे, एप्लीकेशन लेके खड़े होंगे, वो एप्लीकेशन ले ली जाएगी, रख दी जाएगी, उस दिन कोई सुनवाई नहीं होगी, उस दिन वो जेल भेज दिया जाएगा। अगले दिन आप बेल डालोगे, उसमें फिर आपको कहा जाएगा कि इसमें तारीख बदल दो, आपको तारीख बदल के उस दिन दिखाना पड़ेगा कि हमने अगले दिन ही बेल डाली है, फिर उस दिन ग्रांट हो जाएगी। या फिर जितने दिन बाद एसीबी साहब या ऊपर के जो महकमा है वो चाहता है इतने दिन बाद बेल हो जाए, उतने दिन बाद होगी। मेरे वाले जिस क्लाइंट की मैं बात कर रहा हूँ उसकी बेल ही 3 दिन बाद हुई है, क्योंकि 3 दिन तक जेल में रखना ही था। अच्छा, ठीक है, तो प्योर पावर का हाँ, मिसयूज प्योर है। पावर का मिसयूज 151 में कोई नई चीज़ नहीं है। उत्तर प्रदेश क्या, हैदराबाद क्या, आप इंडिया के किसी भी जगह पे देख लो, पुलिस को जब किसी को गिरफ्तार करना हो और उसको कोई ताकत नहीं समझ में आ रही हो क्या करे, वो सबसे पहले जो इस्तेमाल करती है वो 151 का ही करती है। ब्लांटेड मिसयूज है। उत्तर प्रदेश में तो यहाँ तक हालात चल रहे हैं, खासकर गाजियाबाद में 50,000 रुपए के जमानती लगाते हैं, 50,000 रुपए के जमानती चाहिए, अच्छा। 50-50,000 की जमानती इन खोली जाती है। सेक्शनों में? इन सेक्शन में 50,000 के जमानती जो अच्छा। कभी आज से पहले 5,000 रुपए की जमानत पे पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दिए जाते थे, अब 50-50,000 के आप जमानती कहाँ से लाओगे? और अगर मान लो किसी तरीके से आप जमानती ले भी आए, ये वेरिफिकेशन नहीं होने देंगे 14 दिन तक। 14 दिन तक वेरिफिकेशन के नाम पे आपकी बेल को रोक सकते हैं, और इनका ये कह सकते हैं कि भाई साहब आपकी बेल हम होने नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक जमानती वेरीफाई नहीं हुआ, हम चाहे तो 14 दिन तक के लिए अंदर रख दें। फिर उसमें एक इंटरिम एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि जी दौरान वेरिफिकेशन में भी आप छोड़ दीजिए। तो ये एक तरह से मर्सी पे हैं। 151 के हालात गाजियाबाद में इस तरीके से चल रहे हैं कि आप मेहरबानी पे हो, एसीबी साहब आप चाहते हैं अगर आपको बेल हो जाएगी तो वो हो गई, और अगर वो नहीं चाहते हैं, ऊपर से आदेश है या उनको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है कि इसकी बेल नहीं होनी चाहिए, तो 2-2, 3-3 दिन तक बेल होती ही नहीं है। तो योगेश जी, अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी के साथ ऐसा हो गया है, हाँ, और पुलिस ने किसी के दबाव में आके या अपनी पर्सनल खुंदस में आके किसी के ऊपर ये 151 का सीआरपीसी का या 170 का बीएनएसएस का ये कर दिया है चलान अब, और वो 2 दिन जेल में भी रह लिया है, अब उसको क्या है कि अपने साथ हुई इस घटना का या अपने साथ हुई इस बर्बरता का उसको बदला लेना है या उसकी रिपोर्ट करानी है? नहीं, बदला तो खैर क्या ही लेंगे, क्योंकि तो- ये तो अब्यूज ऑफ लॉ है भाई। पुलिस से तो आप क्या ही बदला ले पाओगे आम आदमी होने के नाते। नहीं, आप- कहीं तो इनकी हायर अथॉरिटी को फिर हम बिल्कुल है। कंप्लेन कर देखिए, सकते इसका हैं, तो वो उपचार क्या है, उसका है? उपचार है, इसका उपचार ये है कि जैसी आपकी बेल हो जाए, जैसी आपकी बेल वहाँ से हो जाती है, तो आप उसके सर्टिफाइड पेपर्स लीजिए, किस वजह से आपको गिरफ्तार किया गया, किस दिन आपको लेके गए, किस दिन आपको जेल भेजा, कितने दिन जेल में रखा, वो सारे पेपर सर्टिफाइड निकाल के सेशन कोर्ट में पुलिस के खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए कि मेरे साथ में गलत हुआ है, मैं उस घटनाक्रम में था ही नहीं, मुझे ज़बरदस्ती उस जगह पे घटना में पिक्चर में
मुलजिम बना के खड़ा कर दिया गया। हाँ, क्योंकि उसकी लोकेशन तो कहीं और ठीक की है, भी होगी। मुलजिम बना के खड़ा कर दिया गया। मैंने वहाँ पे कुछ कृत्य किया ही नहीं था। पुलिस ने मनमानी तरीके से मेरे पे 151 लगाया, जिसकी वजह से मुझे ये बेल भरनी पड़ी। और अगर बेल होने पे भी वहाँ पे देरी हो रही है तो आप सीधा मेल कर सकते हैं। आप कमिश्नर को मेल करिए कि भाई मैं बेल के पेपर्स लेके खड़ा हूँ, मेरे पास जमानती देने के भी हैं, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे कोर्ट में खड़े होने के बाद मुझे बेल क्यों नहीं दी जा रही है। आपका राइट है, मैटर ऑफ राइट। बेल जो है भाई, ये बेलेबल ऑफेंस है। पहली बात तो बेलेबल ऑफेंस भी नहीं कहेंगे, प्रिवेंटिव अरेस्ट है। बेल रोकने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर सामने वाला पर्सन जो है वो बेल देने के लिए तैयार है, वो जमानती या पर्सनल बॉन्ड देने के लिए तैयार है, मैं शांति बनाए रखूंगा, तो आप उसकी बेल किस अधिकार से होल्ड कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। लेकिन कमिश्नरेट सिस्टम में ये इस्तेमाल किया जा रहा है। 7 साल तक की नीचे की सजा में जब ये किसी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं तो 151 का मनमाने तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप आरटीआई लगा दें और गाजियाबाद या नोएडा की पुलिस के से ये पूछा जाए कि पिछले 3 या 4 साल के अंदर 151 में कितने मुकदमे रजिस्टर्ड किए हैं, तो आप शायद गिनती देख के हैरान हो जाएंगे। क्या इतने लोगों ने शांति भंग करने के इरादे से मतलब इन्होंने ये कृत्य किया और शांति भंग हुई नहीं? अगर इतने लोग शांति भंग करने की वो कोशिश कर रहे थे और उनको कमिश्नरेट सिस्टम में मुचलके पे छोड़ दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इतने सारे लोग अशांति रहने वाले रह रहे थे जो आज से पहले नहीं रह रहे थे। मतलब आज से 5 साल पहले जब कमिश्नरेट सिस्टम लागू नहीं था, 2-3 साल पहले तक, तब तक यहाँ शांति बनी हुई थी। जैसे ही कमिश्नरेट सिस्टम पुलिस के पास गया तो जनसंख्या शांति भंग करने वालों की अचानक से बढ़ चुकी है। और सही मामले में जैसी बेल पे छोड़ दिए जाते हैं 151 का मुचलका भरने के बाद में, फिर ये शांति कायम भी हो जाती है। तो आपका कहना है कि अगर किसी के भी साथ ऐसा हुआ है, हाँ, आप सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आप सेशन कोर्ट में आइए, ठीक है, आप अपनी एप्लीकेशन लगाइए और बाकायदा अपने सारे सर्टिफाइड पेपर्स के साथ में पुलिस के खिलाफ में मुकदमा लिखवाइए कि जिस तरीके से ये अपने फंडामेंटल राइट जो इंसान के होते हैं कि किस तरीके से ये इन्फ्रेंच करते हैं। 151 के नाम पे ज़बरदस्ती जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। एक अच्छे खासे इज्जतदार ऐसे लोगों को भी इस 151 के सेक्शन के नाम पे, 170 के नाम पे अंदर डाल रहे हैं, जिनको तो शायद थाना भी नहीं देखना चाहिए। तो योगेश जी, जो आपने पुलिस के बारे में सच्चाई बताई है, तो मुझे तो लगता है कि बहुत सारे पुलिस वाले भी जो आपके चैनल को फॉलो करते हैं वो भड़कने वाले इस वीडियो को देखकर। मैं कह रहा हूँ कि पुलिस वाले मेरे से भड़के ना भड़के ये विषय नहीं है। पुलिस का काम है अपनी ड्यूटी करना। अगर अरनेश कुमार गाइडलाइन में ये बड़ा क्लियर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये अरनेश कुमार गाइडलाइंस निकाली है कि 7 साल तक की सज़ा में बेलेबल ऑफेंस हो तो उसमें भी बेल होती है, और 7 साल तक की सज़ा के नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी आपको थाने से बेल देनी होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सोच के ये गाइडलाइंस बनाई होंगी। और आप अगर 151 का इस्तेमाल करके किसी को जेल भेजना चाहते हैं तो आप एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही तो कर रहे हैं। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए क्या? मतलब आप ही पुलिस हो, आप ही जज हो, आप फैसला लोगे क्या कि किसको जेल में डालना चाहिए, किसको जेल में नहीं डालना चाहिए? और अगर मैं जेल नहीं भेज पा रहा किसी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की वजह से, तो इसलिए बीएनएसएस में कोई भी सेक्शन उठा के मिल जाए उसके नाम पर मैं जेल डाल देता हूँ। और 151 ही एक सेक्शन रहता है। और पहली बात तो 151 का सेक्शन हमारे देश से खत्म ही कर देना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो ले लेना चाहिए कि प्रिवेंटिव अरेस्ट नाम की ये धारा हमारे देश में रहनी ही नहीं चाहिए। ये अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाई थी, जहाँ पे 2-4 लोग इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, क्योंकि उस समय आंदोलन चला करते थे, देश विरोधी कार्रवाई वो मानते थे कि भाई कहीं हमारे ऊपर हमला ना कर दे, सरकार के ऊपर हमला ना कर दे, या 4 लोग इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ में कोई आंदोलन ना करें, या सशस्त्र हमला हमारे ऊपर ना कर दे। इसके लिए इन्होंने बनाया था। जब मर्जी जब ये चाहती थी सरकार तो किसी के ऊपर भी धारा 151 की कार्रवाई करके उसे जेल में ठूस देती थी। अब जब हमारा देश आज़ाद हो चुका, हम सारे यहाँ के सिटीजन्स हैं, तो हमारे पास राइट है, हम आंदोलन भी कर सकते हैं शांतिमय तरीके से, जिसमें शांति बनी रहना जरूरी है। हम अपनी बात को रख भी सकते हैं। अब अगर किसी पर्सनल मैटर्स पे या छोटी छोटी बातों पे पुलिस को भाई सिर्फ खींच निकालनी है कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको जेल में कैसे डालूं, तुम वकील लेके आ जाओगे या तुम कानून ज़्यादा जानते हो, कुछ नहीं, तो 151 से ही डालो जेल के अंदर। तो कई बार पुलिस वाले जो कोर्ट थाने में वकील को देख लेते हो तब भी किलस जाते हैं। हाँ, वो भाई हम तो पूछते हैं ना भाई 151 क्यों। मैं एक किस्सा नहीं बता रहा, मैं एक और किस्सा बताता हूँ। एक किस्सा और ये था कि एक लड़के के खिलाफ में शिकायत हुई मारपीट और के नाम पे। मारपीट हुई नहीं थी, सिर्फ शिकायत हुई थी। उस लड़के को भी थाने बुलाया गया। वो लड़का वहाँ पे थाने में बैठा हुआ है, उसके खिलाफ एफआईआर भी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा, एफआईआर कट चुकी है उसके खिलाफ, एनसीआर नॉट एफआईआर, एनसीआर कट चुकी। थाने में बैठे बैठे फिर से 151 बना दिया, क्योंकि मेरे को उस लड़के ने फ़ोन किया, मेरे से कहा कि सर मेरे को पुलिस स्टेशन में बुला लिया गया है। तो मैंने पुलिस वाले से बात करी, मैंने पूछा हाँ जी भाई कैसे बुला लिया गया है? तो कह रहे जी इनके खिलाफ में एनसीआर कटी है मारपीट की। तो मैंने कहा एनसीआर कटी है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप एक काम करो, एनसीआर की कॉपी उसे दो, उसे फ्री कर दो। 6 घंटे से क्यों बिठा रखा है भाई? कोर्ट से जो दूसरी पार्टी है वो ऑर्डर करवा लेगी, उसके आगे की आप तफ्तीश कर देना।
पुलिस को समझ में आया कि अच्छा इन्होंने वकील कर लिया, तो 151 बना दिया। उसी दौरान थाने में बैठे बैठे उस इंसान को वहां से 500 मीटर दूर उसी घर के नीचे जिसके साथ उसका लड़ाई झगड़ा हुआ था उसके साथ फिर से लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखा दिया गया। उसमें भी यही स्टोरी कि हम हमराही पुलिस में बल के साथ गश्त कर रहे थे और अचानक से देखा कि एक लड़का वहाँ पे क्या कहते हैं गाली गलौज और बदतमीजी कर रहा है, और हमने जब कहा कि ये सब मत करो तो उसने ये सब करने से मना नहीं किया, और बस शांति भंग होने की आशा थी, फिर इसलिए हम इसमें थाने में ले आए। एनसीआर होने के बाद भी 151 कर दी गई। एक केस तो मैंने सुना है कि आपके साथ हुआ था जब किसी का दो पार्टियों का पैसे का आपस का लेन देन था, हाँ। और एक पार्टी को उन्होंने सपोर्ट करते हुए दूसरी पार्टी को थाने बुलाया हाँ। और बोला उसको उसके पैसे दे। जब उसने कहा कि मेरे पास नहीं है और मैं ऑलरेडी इसको पे कर चुका हूँ, तभी भी उसका तब भी उसके 151 का साथ एक में लफड़ा किया। 151 का कर दिया। तो 151 तो कमिश्नरेट सिस्टम में मैं कहूँगा गाजियाबाद में और नोएडा में ये तो एक तरह से पुलिस का वेपन बन चुका है कि पुलिस अगर किसी के पार्टी के साथ पक्षपात करते हुए कोई चीज़ सेटलमेंट थाने में कराना चाहती है और सामने वाली पार्टी उस चीज़ को राजी नहीं है करने में, तो अपने गोल सेट करने के लिए उसे जेल भेज देती है। चलिए इस तरीके से इस्तेमाल होता है। आपसे नई नॉलेज लेके अच्छा लगा कि 151 170 का आपका आपने जो इतनी डिटेल बताई। बाकी प्रयास रहेगा आपके कुछ नए किस्से के साथ अगली बार आपसे फिर जुड़ेंगे।